वेलकम बैक गाइस। आज हम ये वाला जो सॉलिड चैप्टर है वो ख़त्म कर देंगे, तो लेट्स फिनिश इट। ओके, विदाउट एनी डिले हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं। आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो अब आता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स वगैरह, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग ऑन वन डायमेंशन, जिसमें ये ऐसे एक सीरीज लाइन जैसे बन जाती है, जैसे हम लोग वो प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं ना, एक के बाद एक पीछे पीछे करके, तो वैसे वाला। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 2। अब आता है क्लोज पैक इन 2 डायमेंशंस, जिसमें ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्यूबिक और एक होता है हेक्सागोनल। ओके, तो क्यूबिक में ए टाइप होता है, जो अरेंज होता है उसका ए टाइप होता है। एंड इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 4 होता है। यहाँ पे बस मैं जो मार्क कर रही हूँ वही पढ़ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। और ये जो हेक्सागोनल टाइप है, इसमें ए बी टाइप आता है, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। अब इसमें और कुछ, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब क्लोज पैक अगर 3 डायमेंशन में जाओ तो यहाँ पे वो जो स्क्वायर था वो क्यूबिक में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए वापस वही एरे उसी पैटर्न में है। और यहाँ पे अगर हम लोग हेक्सागोनल में आ जाए तो इसमें आएगा तो इसमें 2 टाइप्स के वॉइड्स आते हैं, जो कि है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम लोग एक पार्टिकल ले रहे हैं ना 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल पैकेज में, तो उसका अगर एक पार्टिकल हुआ तो उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए एक ही पार्टिकल होगा, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जो पार्टिकल होगा उसका डबल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। तो अगर इन नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पेयर्स है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी इन नंबर होगा, और जो टेट्राहेड्रल है वो 2n होगा। ये वाला 2n होगा, बाकी ये 2 n है। ये वाला पोर्शन जानने की थोड़ी ज़रूरत थी। तो आज हम लोग करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ओके, तो मैंने एनसीईआरटी से सारे पॉइंट आउट करके लिखे हैं। ये वाला जो है इसी से सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, वो तुम लोग एक बार पढ़ लेना बस। और ये वाला मतलब इन शॉर्ट पूरा लिखा हुआ है। ओके, तो इम्परफेक्शंस क्यों आते हैं सॉलिड्स में? सॉलिड्स अगर हम जब फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें थर्मोडायनामिकली अगर ज़्यादा हीट हो, या हीट की वजह से, या प्रेशर, या किसी भी वजह से उसमें कुछ कुछ इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का 2 टाइप ऑफ इम्परफेक्शन होता है, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि जो इरेगुलरिटीज होते हैं वो मतलब एक पॉइंट या एक एटम के ऊपर होते हैं, और जो लाइन डिफेक्ट्स होते हैं वो एक रो में पूरा एक रो डिफेक्ट करके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का लाइन डिफेक्ट सिलेबस के बाहर है और पॉइंट डिफेक्ट सिलेबस में है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब जो ये स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, बट इसमें स्टोइसियोमेट्री का कोई मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है। ये स्टोइसियोमेट्रिक जो रहता है वही सेम टू सेम रह जाता है, इसमें स्टोइसियोमेट्री का कोई डिफेक्ट नहीं आता। नॉन स्टोइसियोमेट्रिक में डिफेक्ट आता है। ये वाला थोड़ा सबका मतलब गड़बड़ होता है, इसको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। स्टोइसियोमेट्रिक में स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं आएगा, और नॉन स्टोइसियोमेट्रिक में डिफेक्ट आएगा। अब स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
फ्रैंकेल और स्कॉट की। अब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। ओके, अब वैकेंसी डिफेक्ट में डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जो एक मटेरियल है तो उसमें जितने भी आयंस नहीं मतलब जितने भी एटम्स रहेंगे उनमें से कुछ कुछ एटम्स अपने पोजीशन से बाहर भाग जाएंगे, वो पोजीशंस खाली रह जाएंगे, इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट है। मतलब वो पोजीशंस जो है वो वैकेंट रह जा रही है, कुछ कुछ एटम्स अपने स्पेस से बाहर निकल जा रहे हैं तो वो वैकेंट्स रह जाए, इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि कुछ पार्टिकल्स वहाँ से निकल जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि एक जो मटेरियल है उसके इंटरस्टिशियल साइड्स में भी कुछ कुछ पार्टिकल्स आके घुस जाते हैं, तो वो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें नॉर्मल जो पार्टिकल का स्ट्रक्चर है उसको छोड़कर भी इंटरस्टिशियल पोर्शन में कुछ कुछ पार्टिकल्स रह रहे हैं तो इसमें डेंसिटी जो होता है इंक्रीज करेगा। अब इन दोनों में देखो, इसमें डेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है, इसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स वैकेंट रह के भाग जा रहे हैं, तो यहाँ पे आयनिक बैलेंस मेंटेन करने का कोई कुछ है नहीं। और यहाँ पे भी क्या होता है कि मटेरियल के इंटरस्टिशियल पोर्शन में बाहर से एटम आके घुस रहा है तो यहाँ पे भी आयन कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं, तो ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है। अब आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है? स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। अब फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि एक जो आयनिक सॉलिड है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के आयंस होते हैं। तो एक सिनारियो सोच लो कि इंडियन जो लोकल ट्रेन है, ठीक है, इंडियन लोकल ट्रेन में कितनी भीड़ होती है सबको पता है, जो लोग ट्रेन से गए उन सबको पता होता है कि इंडियन लोकल ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ होता है। तो सोचो कि तुम बहुत ही ज़्यादा पतले चिपटे से एक इंसान हो और जाके एक सीट में बैठ के, और कुछ टाइम बाद दो मोटे मोटे आदमी या औरत कुछ भी सोच लो आए और तुम्हारे दोनों साइड में आके बैठ गए और तुमको एकदम पिचक दिया, तो तुम क्या वहाँ से बाहर निकल जाओगे? सेम होता है यहाँ पे फ्रेंकेल डिफेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे जो स्मॉलर आयन होता है तो दो मोटे एनायंस बड़े होते हैं क्योंकि उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं, कैटायंस छोटे होते हैं क्योंकि उनके बाहर के जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। तो दो एनायन के बीच का जो कैटायन है वो छोटा सा पिचकुसा है, तो वो दो जो एनायन है ना वो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे कि कैटायन निकल जाएगा। ये बस मैं याद रखने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो कैटायन पिचक के निकल जाएगा, वो होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट, और नॉर्मल साइड से बाहर जाके इंटरस्टिशियल साइड में जाके रह लेगा। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल मतलब पूरा मटेरियल से बाहर नहीं निकल रहा, अपना पोजीशन चेंज करके इंटरस्टिशियल में रह रहा है, तो डेंसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकल रहा, अपने पोजीशन से निकल के रह रहा है, बट पूरे मटेरियल के अंदर ही है वो, तो डेंसिटी सेम रहेगा। अब सब्सटेंस हैज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, मतलब देखो दो बहुत बड़े बड़े एनायन और एक छोटे कैटायन, तो इससे तुम लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो एनायन और कैटायन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, इसीलिए। अब इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं फ्रेंकेल को, क्योंकि देखो अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो रहा है वो कैटायन, जैसे कि ZnS, AgCl एंड AgL। ओके, अब हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट में आ जाते हैं। तो स्कॉटकी में क्या होता है कि कैटायन एनायन दोनों एक साथ अपनी पोजीशन से भाग जाते हैं बाहर, मतलब मटेरियल से ही भाग जाते हैं, तो वो होता है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इसमें मटेरियल से ही एनायंस और कैटायन बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें डेंसिटी तो डिक्रीज करेगी, और एनायन कैटायन का साइज़ भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है कि अगर एक मटेरियल में 10⁶ आयंस रहेंगे तो उसमें एक स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, मतलब एक एनायन एक कैटायन भागेगा अगर वहाँ पे 10⁶ आयंस हैं, तो मतलब बहुत छोटा है। 10⁻16 आयंस में से ओनली एक कैटायन और एक एनायन निकल रहा है, तो बहुत कम है, बट ये भी डिफेक्ट है, जैसे कि NaCl, KCl, CHCl एक्सेट्रा। ओके, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि AgBr में स्कॉटकी और फ्रेंकेल दोनों टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर
एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। NaCl का हम मतलब ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, NaCl का एक स्ट्रक्चर है जैसे Na+Cl-, Na+Cl-, ऐसे ऐसे करके। बट अचानक से वहाँ पे मतलब कहीं से भी कहीं से स्ट्रोंशियम का एक कैटायन आके वहाँ पे घुस गया, ठीक है। तो वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब एनायन के बीच सेम टाइप्स ऑफ एनायन और कैटायन के बीच में कोई और एक आयन आके घुस गया, वो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये इम्प्योर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये भी आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे आयन बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रोंशियम में क्या है 2+ और Na में क्या है ओनली 1+। तो एक स्ट्रोंशियम के लिए 2 सोडियम वहाँ से बाहर निकलेगा, 2 सोडियम के पोर्शन में एक स्ट्रोंशियम आएगा, इसीलिए देखो Na+Cl-, यहाँ पे सेम है सब कुछ। यहाँ पे देखो एक स्ट्रोंशियम आया, ये दोनों जगह पे Na था, एक यहाँ पे Na+ था, यहाँ पे एक Na+ था, उसकी जगह एक स्ट्रोंशियम आया है क्योंकि ये 2+ है। तो ऐसे आयन बैलेंस भी मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आ जाओ, SrCl2 इन मोल्टेन NaCl, ये वाला ही एग्जाम्पल है। और ये एक एग्जाम्पल है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl। ओके, अब आ जाते हैं कि नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो स्टोइसियोमेट्री रहती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब कैसे होती है देखते हैं। तो ये भी 3 टाइप की होती है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कि एनायनिक वैकेंसीज की वजह से और एक होता है एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से। तो ये वाला देखो, ये हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अगर सोचो कि एक NaCl का क्रिस्टल रखा हुआ है जो आइडियल है, मतलब Na और Cl+ हर जगह सेम टाइप, मतलब एकदम सेम टाइप से अरेंज किया हुआ है, Na+Cl-, Na+Cl- करके। ओके, अब उसके ऊपर से हम एक सोडियम का फ्लो डालेंगे, सोडियम वेपर लेके जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि NaCl का जो क्रिस्टल है उसके बाहर के सरफेस में Na का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। Na+ बहुत ज़्यादा सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉट Na+, सोडियम बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो Cl- है ना वो Na की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो अंदर के जो Cl- है वो सोडियम के पास चले जाएंगे, ऊपर की तरफ आने लगेंगे और सोडियम के पास आके क्या कर लेंगे, Na और Cl मिलके सोडियम NaCl बना लेंगे, ठीक है। और नीचे अंदर जो Na+ है वो तो उनका तो अब इलेक्ट्रॉन चला गया ना, Cl- चला गया, उनको तो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी। तो उनके लिए क्या करेगा, Cl- अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और वो वापस जाके Cl की जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अंदर क्या हो गया, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन, और बाहर क्या होगा NaCl, वो अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, मतलब अपना जो भी Na और Cl मिलकर NaCl बना लेगा। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन साइड है ना, जो Cl- जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया Na+ के लिए और अंदर आके Cl की जगह जो इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो उसको हम बोलते हैं F सेंटर। और यहाँ से हम जो रेडिएशन आता है उसकी वजह से बहुत सारे टाइप्स ऑफ कलर्स निकलते हैं, जैसे सोडियम के लिए येलो, LiCl के लिए पिंक और पोटेशियम के लिए वायलेट या लिलाइक टाइप कलर्स आता है। समझ नहीं आया तो फिर से सुन लो। एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, NaCl का एक क्रिस्टल है, उसके ऊपर से हम लोग सोडियम का एक वेपर फ्लो करा रहे हैं। तो बाहर सोडियम का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्रिस्टल के बाहर, तो इसीलिए अंदर जो Cl है वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, सोडियम के पास जाएंगे। तो ऊपर की लेयर में सोडियम और क्लोराइड एक साथ मिलके NaCl बना लिया। अब अंदर जो Na+ है ना वो तो इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहे हैं, अपना Cl चला गया है ना, Cl- चला गया, तो उनके लिए भी Cl बहुत अच्छी है। Cl उनके लिए क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी और Cl की जगह वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो Na+ का जो तड़प था वो भी खत्म होएगा क्योंकि उसको एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिल गया ना। तो अंदर हो गया सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन और बाहर चला गया NaCl। तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन वाला जो पॉइंट है ना, जहाँ पर Cl था पहले बट अब इलेक्ट्रॉन आके रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे F सेंटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने की वजह से और इस प्रक्रिया की वजह से बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ कलर्स या रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे सोडियम के लिए येलो,
और लिथियम के लिए पिंक और पोटेशियम के लिए वायलेट या लिलाई। ठीक है, अब आते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइड। अब ये क्या होता है, अगर हम एक मेटल लेंगे, मतलब एक मेटल का ऑक्साइड लेंगे और उसको हीट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव था ना, तो ऑक्सीजन बाहर चला गया तो अंदर जेडन रह गया, है ना। अगर जेडन का एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन हम ज़्यादा हीट देंगे तो ऑक्सीजन बाहर चला गया और जेडन अंदर रह गया। तो यहाँ पे ज़्यादा कैटायन, मेटल के अंदर ज़्यादा कैटायन रह जाएगा, आई मीन ऑक्साइड के अंदर ज़्यादा कैटायन रह जाएगा। तो इस वजह से होता है ये वाला डिफेक्ट। जैसे जेडन को ज़्यादा हीट देंगे तो ये ऑक्सीजन निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन रह गया अंदर और Zn2+ रहेगा, तो Zn का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। तो यही वाला डिफेक्ट है यहाँ पे। अब आते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग एक ऑक्साइड लेते हैं, जैसे आयरन का एक ऑक्साइड लेते हैं FeO। ठीक है, यहाँ पे आयरन के कितने टाइप ऑफ आयंस होते हैं, 2 टाइप ऑफ कैटायंस होते हैं, Fe2+ और Fe3+। अब अगर हम लोग FeO लेंगे तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है -2 और Fe का तो होना चाहिए +2, जो हिसाब लगाया जा रहा है उसके हिसाब से। बट अगर यहाँ पे किसी तरीके से एक 3+ आ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव चीज़ को, इस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे Fe2+ का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो वही होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर FeO का हम एग्जांपल लेंगे तो नॉर्मल एरी कैसे होगा, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, ऐसे होके। मगर उसमें अगर कुछ Fe3+ आ गए, जैसे यहाँ पे हमने 2 Fe3+ ले लिए हैं, तो ये हम लोग को टोटल में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सेम रखनी है ना। तो यहाँ पे एक 1+ ज़्यादा आ रहा है, एक यहाँ पे 1+ ज़्यादा आ रहा है, तो 2 पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से एक Fe कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टोटल जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो सारे समान है ना, समझ आ गया। वैसे ही यहाँ पे सेम चीज़ होके रखी है कि Fe2+ और Fe3+ दोनों हिस्से में बढ़ जाएंगे, ऐसे दोनों ही टाइप्स के आयंस रहेंगे, तो वहाँ पे मेटल थोड़ा कम मतलब Fe का पोर्शन थोड़ा कम रह जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो FeO का होता है तो वो नॉर्मली ऐसे होता है Fe0.95O, ये नॉर्मल फार्मूला होता है और ये मतलब वैरी करता है Fe0.93O टू Fe0.96O तक। ओके, तो ये वाला PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि कंडक्टर में जो होता है वो रेंजिंग फ्रॉम 10⁴ टू 10⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटीज़। ओके, और इंसुलेटर्स में क्या होता है 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 होता है कंडक्टिविटी। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है 10⁻⁻6 टू 10⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर्स में होता है, देन इंसुलेटर में होता है, देन सेमीकंडक्टर में होता है। मैं इन सारे को हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को मतलब दिखने में बात में आसानी हो। बस हाईलाइटेड पोर्शन देख के चले जाओ, वही एग्जाम में भी वही आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को इस पूरे इतिहास में क्या क्या बताया है, ये एक पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। मटेरियल्स में क्या होता है 2 टाइप्स ऑफ बैंड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जो कंडक्टिव बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। ओके, तो यहाँ पे मेटल के लिए क्या होता है कि दोनों बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, इसीलिए मेटल के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मतलब यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है,
बट ये जो दो बैंड है ना, ये दो आपस में ओवरलैप रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ज़्यादा कंडक्टिव होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा गैप रहता है, पर ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा हीट दे दो तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, फिर एक कंडक्टिविटी क्रिएट करती है। और इंसुलेटर में क्या होता है, ये बैंड गैप इतना ज़्यादा होता है कि कितना भी इसको हीट दो कि क्या करो कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से कूद के यहाँ पे नहीं जा सकता, इसीलिए ये कंडक्टिव नहीं है, इंसुलेटर है। अब आता है टू टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है, एन टाइप मतलब रिच इम्प्योरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, ओके, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसमें क्या होता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होते हैं लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ग्रुप नंबर 14 का जो एलिमेंट होता है वो सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ओके, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और उनमें अगर हम इम्प्योरिटी के हिसाब, इम्प्योरिटी एज ए इम्प्योरिटी अगर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को थोड़ा सा मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एन टाइप कंडक्टर। अब वो क्यों कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज कर जाएगा, क्यों करेगा देखते हैं। ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एकदम परफेक्ट क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें हम लोग एक आर्सेनिक का मॉलिक्यूल घुसा दे रहे हैं, तो अब क्या होगा कि इसके बाहर तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आराम से अपना अपना बॉन्ड बना के बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक आर्सेनिक या फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल यहाँ घुसा देंगे तो उसके बाहर तो 5 एटम्स हैं, तो 4 एटम्स तो सिलिकॉन के 4 एटम्स के साथ बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो फ्री रहेगा, वो यहाँ उधर उधर इधर उधर घूमता रहेगा, बावला होकर घूमता रहेगा, तो इसीलिए उसमें करंट ज़्यादा स्पीड में जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके जैसे काम करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, ओके। अब आते हैं कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक सिलिकॉन ही, एक आइडियल जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हम उसमें इंपुट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रुप 13 में क्या होता है कि बाहर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सेमीकंडक्टर 4 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी दिखाई देता है, इसीलिए इसमें इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब ग्रुप 13 वाले सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। सिलिकॉन का एक आइडियल ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक ग्रुप 13 का एक एटम घुसा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे बोरोन घुसा दिया है, तो इसमें क्या होगा कि सिलिकॉन के बाहर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट बोरोन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बट एक तो यहाँ पे कम हो गया ना, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, तो ये होल इधर उधर घूम घूम के क्या करेगा कि कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे करता है, या तो होल से या तो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा होगा, यहाँ पे होल की वजह से हो रहा होगा, ये वाला याद रखना कि एन टाइप पे इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये शॉर्ट ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, तो एन टाइप में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से करंट आएगा, करंट इंक्रीज करेगा। और पी टाइप में क्या होगा, होल की वजह से इंक्रीज करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम एक होल का मास लेना तो उसमें क्या करते हैं कि एक एटम के बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो एक होल का मास क्या होता है, जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो पी टाइप उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा। पर जो एन टाइप है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर फुदक के कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो एन टाइप ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, ओके। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, ठीक है। अब हर एक जो एलिमेंट है, हर एक
जो भी मटेरियल है इस दुनिया में सब एक मैग्नेट की तरह, सब में मैग्नेट है, सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग में भी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम्स है, वो भी मैग्नेट जैसे बिहेव करते हैं। अब वो मैग्नेटिक मतलब बिहेव क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज कि उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो टीनी मैग्नेट की जैसे बिहेव करते हैं, इसीलिए। अब इसमें हर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें दो टाइप ऑफ मोशन होता है। एक होता है कि वो न्यूक्लियस के एक्सिस को बेस करके उस घूमता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस को बेस करके घूमता है। जैसे कि सूरज के आसपास जो पृथ्वी और बाकी जो प्लैनेट्स घूमते हैं वो एक हो गया, और अर्थ बाकी जो प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं वो। ये दो टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये वाला याद रखना है कि बोर मैग्नेटन जो होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूनिट होता है, और इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 9.27 इंटू 10⁻24 होता है, 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है उसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, एंटी फेरोमैग्नेट एंड फेरीमैग्नेट। अब आते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म, ठीक। अब पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा वीक और एट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जिस साइड अगर किसी पैरामैग्नेट को तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड जिस एक डायरेक्शन के दूसरी डायरेक्शन में जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलने लगेगी पैरामैग्नेट, और ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हिच अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वहाँ से हटा देंगे तो वो पैरामैग्नेट वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, जैसे कि O2, CO2+, Fe3+, Cr3+, ओके। अब आते हैं डायमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेट क्या होता है कि वो वीक होता है और रिपेल करता है, पैरामैग्नेट का ऑपोजिट। पैरामैग्नेट क्या था, वीक था और एट्रैक्टिव था मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बट डायमैग्नेट क्या है कि ये वीक है और रिपेल करता है, जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, C6H6 हो गया, ठीक है। ये सारे डायमैग्नेट्स हो गए। और यहाँ पे क्या होता है कि डायमैग्नेट क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, जब हम दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होंगे तब डायमैग्नेट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ से इलेक्ट्रॉन डिनोट होता है एक ऑर्बिटल के अंदर, तो वो एक साथ डायमैग्नेट होता है, और जब एक सिंगल होता है तो वो पैरामैग्नेट हो जाता है। A pairing of electrons cancel their magnetic movements and lose their magnetic characters. अब आता है कि फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि अब आते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म, ओके। तो फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्गली एट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हम अब पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेट में क्या डिफरेंस देख रहे हैं। पैरामैग्नेट में क्या होता है, बहुत वीक फोर्स होता है और एट्रैक्टिव होता है। डायमैग्नेट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है और रिपेल होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, एट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है वो। और इसका एग्जाम्पल देख लो, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम एंड सीआर। अब फेरोमैग्नेटिक में और क्या आता है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डोमेन, ठीक है। डोमेन सिस्टम फेरोमैग्नेटिज्म में ही दिखता है, कहीं और नहीं दिखता। अब डोमेन क्या है,
डोमेन है कि मतलब छोटे मैग्नेट्स जो अंदर के जो मैग्नेट्स हैं ना, एक फेरोमैग्नेट के अंदर छोटे छोटे जो हिस्सों में बट जाते हैं, वो एक एक डोमेन में बट जाते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है वो डोमेन सारे उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। जैसे तुम लोग सोच लो कि एक कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, वैसे ही एक फेरोमैग्नेट है, उसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन सारे अरेंज हो जाते हैं, जिस वजह से फेरोमैग्नेटिज्म का सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अब आते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? ये भी डोमेन स्ट्रक्चर रखता है बट स्टिमुलेट द फेरोमैग्नेटिक, बट जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसिल आउट ईच अदर मैग्नेटिक मूवमेंट्स। वो एक दूसरे का ऑपोजिट रह के मैग्नेटिक मूवमेंट का जो इफेक्ट है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स वाई उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, जैसे कि MnO। अब फेरीमैग्नेटिज्म में आ जाते हैं। फेरीमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये भी अट्रैक्टिव होता है पैरामैग्नेटिक की जैसा, ओके। बट इसमें क्या होता है ना कि जो डोमेन्स होता है वो अलाइन होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, वो भी अनइक्वल नंबर्स में। पैरामैग्नेटिक में भी वीकली और एट्रैक्टिव फोर्स है और फेरीमैग्नेटिक में भी वीकली एट्रैक्टिव फोर्स है। बट पैरामैग्नेट में क्या था ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होता है और यहाँ पे डोमेन्स अरेंज होता है। दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना। और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा Fe3O4, ठीक है, MgF2O4, ZnF2O4। ओके, तो ये जो है ये अरेंज किस बेसिस पे है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ये वाला देखो, इसके सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में है, तो ये फेरोमैग्नेटिक ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये वाला एंटी फेरो है, क्यों? क्योंकि ये देखो जितने ऊपर की तरफ है उतने नीचे की तरफ, तो टोटल कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ये फेरो है, सारे एक डायरेक्शन में, एंटी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ डोमेन है। और ये देखो फेरी मैग्नेटिक है, इसमें सिमिलर नंबर ऑफ डोमेन है, ये सारे के सारे डोमेन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे डोमेन है। फेरी मैग्नेटिक में देखो अनइक्वल नंबर पे है, ऑपोजिट में तो है बट अनइक्वल नंबर पे है, इसीलिए। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स किस में दिखाई देता है, तो वो होगा फेरोमैग्नेटिक, और उसके बाद आएगा फेरी मैग्नेटिक एंड देन आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें तो कोई एट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है ना। दोनों देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में होकर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इसमें तो कोई एट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है। और ये बात याद रखना कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक ये तीनों डोमेन बेसिस है और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन बेसिस है, ओके। सो चैप्टर ख़त्म। होप यू एंजॉय यार, सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक शेयर तो ऑफ कोर्स करो। बाय।